हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आप लोग टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। सो टुडेज व्लॉग इज़ नॉट गोइंग टू बी द नॉर्मल व्लॉग, बट आई एम गोइंग टू शेयर माय प्रेगनेंसी जर्नी विथ यू गाइस। और ये 3 ट्राइमेस्टर के बारे में मैं आज बात करूँगी कि मेरे 3 ट्राइमेस्टर कैसे गए एंड मेरा नॉर्मल प्रेगनेंसी था या मैंने आईवीएफ किया है, एंड व्हाट वाज द कॉम्प्लिकेशन दैट आई फेस्ड, एंड whether it was C-section delivery or a normal delivery. So I will just let you guys know what I faced throughout this 9 months, and even what all things that you can learn from it. I don't know whether it will be helpful for you or not, but I hope so it is. So yeah, let's get into the video. So starting with the first trimester. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा काफ़ी अच्छा था, लाइक टच वुड इट वॉज वेरी गुड। वाई? बिकॉज आई डेंट हैव एनी फूड एवर्शंस, और मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी, मुझे वॉमिटिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही मुझे कोई स्मेल से दिक्कत थी, ना ही मुझे कोई मतलब मोस्ट ऑफ लोगों में देखा जाता है कि वो लोग कुकिंग नहीं कर पाते बिकॉज उनको वो स्मेल अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा काफ़ी अच्छा था। मैं सब खा रही थी, उल्टा मैं ज़्यादा खा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, तो मैं नॉर्मल से ज़्यादा खाना खाती थी। बट हाँ, थोड़ी बहुत सी मुझे प्रॉब्लम थी, वो थी कि हल्का सा मुझे इवनिंग सिकनेस होता था। तो इवन बिफोर टॉकिंग अबाउट माई फूड अवर्शंस, लेट मी शेयर यू like when did I really got to know and how we really started all this process. So the first thing first is हमने घर पे ही चेक किया the pregnancy test, and it was successful. It was a planned pregnancy, so it didn't came like a surprise कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं था। We were happy. Even हम लोग ने जब डॉक्टर को सर्च किया तो वी सर्च इट थ्रू आर प्रैक्टो ऐप, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कौन सी अच्छी नियर बाई डॉक्टर है, बिकॉज वी न्यू कि हमें इसी एरिया में रहना है। तो फिर इफ़ यू सी इन द लॉन्ग टर्म, आई थिंक सो आई विल सजेस्ट दैट यू शुड लुक फॉर द डॉक्टर्स हु आर नियर बाई, सो दैट कभी आपको इमरजेंसी पड़े तो आप जल्दी से उनके पास जा सको। ऐसा नहीं कि आप किसी कोने में रह रहे हो और आपके डॉक्टर कहीं और रह रहे हैं। So just like it's really nice if you have the doctor in the nearby area, not immediately beside your home, but yeah, nearby. तो हम लोग ने अच्छी डॉक्टर सर्च की। शी वॉज मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस शी हैड इन दिस फील्ड, एंड उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज मतलब की है, डिलीवर किया है बच्चों को। तो हम लोगों ने उनका गूगल रिव्यू भी देखा, बहुत कुछ सर्च करने के बाद। सो वी वेंट देयर एंड हम लोगों का उन्होंने कुछ टेस्ट करवाया, तो टेस्ट के बाद इट केम बैक पॉजिटिव। सो बहुत कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, कोई मुझे दिक्कत नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो यही फर्स्ट मंथ, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बस इसी में चला गया कि मैं खाना खाने लगी ज़्यादा और बस इवनिंग टाइम में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होने लगी इवनिंग सिकनेस की। तो मैं रात में थोड़ा सा सो नहीं पाती थी, उसके अलावा मुझे और कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर उसके बाद मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हुआ कि यहाँ से थोड़ी दिक्कत हो गई कि फर्स्ट तो हम लोगों ने इस टाइम ही घर शिफ्ट किया था, बिकॉज हम जहाँ पहले रहते थे तो इट वॉज नॉट दैट बिग अपार्टमेंट, इट वॉज अ डिसेंट अपार्टमेंट फॉर 2 people, लाइक इट वॉज 2 BHK, बट वी वॉन्टेड समथिंग बिगर सो दैट कभी हमारे बाद में कोई रिलेटिव्स आते हैं जस्ट टू लुक आफ्टर मी, देन कुछ बड़ा सा स्पेस होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी थॉट, एंड इन 3rd month वी शिफ्टेड द अपार्टमेंट, and everything was good so far. My husband did all the work of the shifting, उन्होंने सारा कुछ काम किया। I was just staying there, and मैं बस हाँ कि वहाँ से यहाँ पे आ जाना है, बाकी सारा शिफ्टिंग उन्होंने ही किया। तो yeah, good. So it's good if you have a supportive partner and who really looks after you. So वो एक अच्छी बात थी। और अब
थर्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि 12 to 18 के वीक्स के अंडर ना आपको एक टेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, जहाँ पे यू गेट टू नो द डिटेल्स। नाउ व्हाट हैपेंड इनटू दैट वन अल्ट्रासाउंड, मेरा थोड़ा सा लो लाइंग प्लासेंटा आ गया। अब लो लाइंग प्लासेंटा जिनको आई मीन इफ समबडी इज गोइंग थ्रू दैट फेज दे विल अंडरस्टैंड कि लो लाइंग प्लासेंटा में क्या होता है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी का थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, एंड इट इज़ नॉट गुड बिकॉज कभी भी आपको फिर वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, एंड इट्स नॉट रियली गुड। तो मुझे डॉक्टर ने फिर बेड रेस्ट के लिए कह दिया। अब इससे पहले क्या है कि कुकिंग का काम, सारा काम मैं ही खुद ही करती थी, मुझे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जब उन्होंने बेड रेस्ट कह दिया तो फिर यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। नॉट रियली अ प्रॉब्लम, मैंने उसको एज अ प्रॉब्लम लिया ही नहीं, बिकॉज अच्छा बेड रेस्ट बोल रहे हैं तो मैंने तो खुशी खुशी हाँ चलो कि आराम करेंगे उस टाइप से मैंने लिया, जस्ट बिकॉज मेरा वर्क फ्रॉम होम था। आई नो दैट देर आर पीपल जिनका वर्क फ्रॉम होम नहीं है, फॉर देम इट कैन बी अ वेरी ह्यूज थिंग, बट लकीली बाय गॉड ग्रेस आई कैन से आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो मैंने काफ़ी बेड रेस्ट किया, नॉट बेड रेस्ट एंटायरली, बट हाँ आप थोड़ा बहुत कुछ अपना काम कर सकते हो। लेकिन मैंने अपना बाकी सारा काम आउटसोर्स कर दिया। जैसे कुकिंग का काम मैंने कुकिंग के लिए दीदी रख ली, मैंने झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मेरे पास पहले से ही थी, मैंने वॉशरूम क्लीनिंग के लिए भी रख ली। तो ऐसे मेरा काम तो पूरा ज़ीरो हो गया। मेरा बस यही था कि अपने ऊपर ध्यान देना है और बस ऑफिस का काम करना है, वो भी मैं अपना लेटे लेटे कर लेती थी तो वैसे काम हो जाता था। तो इवन सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे ऐसा कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था, जस्ट यही कि लो लाइंग प्लासेंटा है। अब वही है कि आप किसी प्रॉब्लम को कितनी बड़ी प्रॉब्लम समझते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं बता दूं कि ये पूरी प्रेगनेंसी में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही लोग थे, हमारे साथ और कोई था नहीं, बिकॉज देर आर अदर सिचुएशन, उसकी वजह से कोई आ नहीं पाया था यहाँ पे। तो हम दोनों ही थे, एंड आई विल टेल यू इट वॉज not at all bad. I mean I can say that it was good because मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, तो जैसे हम चाहते थे हमने सारी चीज़ें वैसे ही करी, किसी का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं था उसमें। आई नो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बट यही है कि आपको अपने ऊपर खुद ही ध्यान देना है। फिर आप ऐसे रिलाई, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आपके साथ और कोई नहीं है तो फिर आपके पास वो फ्रीडम है, लेकिन आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप उस चीज़ को अच्छे से करो। तो जैसे मेरा जो भी फूड मेरी जो मेडिसिन जो थे जो टाइम से लेना है वो मैं सब अपना खुद से टाइम से लेती थी, एंड आई वॉज वेरी केयरफुल ऑफ वॉट आई ईट एंड वॉट आई इनटेक। सो और ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ लेजीनेस कर रही हूँ कि मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। आई यूज टू ईट ऑल द थिंग्स विच आई डेंट लाइक एंड इट वॉज हेल्दी, एंड आई स्टॉप्ड ऑल द थिंग्स विच वॉज नॉट गुड बट वॉज माई फेवरेट। सो दैट्स हाउ आई डिड इट। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बस हमारा यही था कि लो लाइंग प्लासेंटा का थोड़ा सा इशू था, और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था विथ आयरन टैबलेट्स। सो आई वॉज नॉट एबल टू टेक आयरन टैबलेट्स बिकॉज मुझे थोड़ा सा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गया। तो एंड माई बॉडी वॉज नॉट टेकिंग दोज, आई यूज टू वॉमिट इफ आई टेक दोज टैबलेट्स। सो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अगर तुमसे ये आयरन टैबलेट नहीं ले पा रहे हो तो स्टॉप इट फॉर नाउ। And what happens in pregnancy that your blood is diluted, not like, so what, when there is a dilution obviously the amount of hemoglobin which is present in your blood it goes down. So आपका हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम हो जाता है तो आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा आइस खाने की भी क्रेविंग होती है, मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस बात से फिर मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होते होते माय हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप्ड टू 7,
तो मेरा हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो उसके लिए फिर मेरी डॉक्टर ने मुझे आयरन के शॉट्स दिए। सो दोज हु आर हैविंग हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम, लाइक जिनका भी ड्रॉप हो जा रहा है, इट्स नॉट एन इशू। आप अपने डॉक्टर से बात करो, वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। वो आपको हीमोग्लोबिन के शॉट्स देंगे। शॉट्स इन द सेंस इट्स अ सलाइन, दे डिप लगाते हैं वो लोग, और वो एक बार में आपका मतलब वो दे देते हैं। अब किसी किसी को ये लॉन्ग टर्म भी होता है, बट उसके बाद से कमिंग टू लाइक थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा हीमोग्लोबिन का भी इशू ठीक हो गया। आई वॉज एबल टू टेक द टैबलेट, सो आई कंटिन्यूड विद द टैबलेट्स ओनली। एंड इन कमिंग टिल थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा लो लाइंग प्लासेंटा भी अभी नॉर्मल हो चुका था, कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिकॉज आई टुक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने बहुत रेस्ट किया। सो हुएवर इज फेसिंग द लो लाइंग प्लासेंटा का प्रॉब्लम, अपना ध्यान रखो, जो डॉक्टर बोलते हैं वो करो, रेस्ट करो, एंड इट विल गेट बेटर। लाइक इट डिड गेट बेटर फॉर मी, सो आई थिंक सो इट विल फॉर यू ऑल्सो। और यही मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर फिर स्टार्ट हो गया। थर्ड ट्राइमेस्टर में आप जानते हो कि आप जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर में आप शिफ्ट करते हो तो आपका वेट बहुत जल्दी गेन होता है, और बहुत ज़्यादा गेन होता है। उस टाइम पे आपको थोड़ा चलने में दिक्कत होती है, थोड़ा बैठने में भी दिक्कत होती है। तो ये आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना है कि आप कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो। आपको ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करना, हैवी लिफ्टिंग इज नॉट अलाउड। और आपका क्रेविंग्स क्या होता है, अब जैसे बहुत लोगों को बहुत सारा फूड क्रेविंग होता है, बट मुझे ऐसा नहीं था, बिकॉज मे बी मतलब मैंने उतना सोचा नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं था। ऐसे इन पर्टिकुलर मैं ज्यादा कुछ नहीं खाती थी, जो नॉर्मल था मैं वही खाती थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं बाहर जाके गोलगप्पे खा रही हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ के उतने पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं खाती थी। और तो ऐसा कोई पर्टिकुलर क्रेविंग्स तो नहीं था मुझे, बट हाँ बाकी सब जो नॉर्मल चीजें हैं वही थी मेरी। वही है कि मैं आपको इतना अच्छा इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मेरा माइंड ट्रेन था उसके लिए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, एंड मैं कोई भी चीज को नेगेटिव नहीं ले रही थी। मैं जैसे मुझे अभी स्लीपिंग में थोड़ी दिक्कत है, अब जैसे ही आपका वेट गेन होगा, आपका स्टमक बाहर आएगा, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सोने में दिक्कत होती है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको थोड़ी सी टॉलरेट करनी पड़ती है। मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया प्रेगनेंसी से, इसके लिए मैं बहुत सारा ऑयली चीज अवॉइड करती थी, ऑयली चीजें नहीं खाती थी, तीखी चीजें नहीं खाती थी। डॉक्टर ने कहा था कि आप ये मत खाओ, तो जस्ट सो दैट आई डोंट हैव टू टेक एनी एडिशनल मेडिसिन फॉर दैट, आई यूज्ड टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स। तो यही आपको भी फॉलो करना है इफ यू वांट टू लाइक हैव अ गुड हैसल फ्री प्रेगनेंसी, देन आई विल सजेस्ट दैट। और उसके बाद तो फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने फिर फोटोशूट भी कराया था। So in the last of the video, I will attach some of the photos that we clicked while photo shoot. So this was a gift from my younger sister-in-law। मेरी दो ननद है, तो उसमें से छोटी वाली ननद ने मुझे ये गिफ्ट करा था कि तुम्हारा जो प्रेगनेंसी फोटोशूट है वो हमारी तरफ से स्पॉन्सर होगा। मैंने बोला अरे वाह सही बात है, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि वो इतना अच्छा शूट हुआ ना, इतना अच्छा था वो। और इट वॉज मतलब आप बोल रहे हो कि मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब मैंने ये फोटोशूट कराया था, क्योंकि हमें वो फोटोग्राफर के डेट्स नहीं मिल रहे थे, तो वो काफी हमने बहुत लेट डिसाइड किया। इसलिए अगर आप फोटोशूट कराने का सोच रहे हो तो जस्ट प्लान योर डेट बिफोर। जनरली लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में ही कराते हैं, बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग बिफोर 8 और लाइक एट द स्टार्ट ऑफ 8। आप ऐसे एकदम एंड में शूट मत कराने जाना, बिकॉज एंड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो और आप ज्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाते हो, आप ज्यादा देर तक ट्रैवल भी नहीं कर पाओगे, तो फिर आप उस हिसाब से प्लान करना।
तो मेरा तो वो था कि थोड़ा सा लेट था, बट ठीक है, मैंने मैनेज कर लिया, हम लोग ने मैनेज कर लिया। थोड़ा यहाँ से डिस्टेंस दूर था, हमको थोड़ा 1.5 आवर 2 आवर्स के करीब हमको वन वे गाड़ी में बैठना पड़ गया। एंड आई नो मेरा इतना ज्यादा आने के बाद पैर दर्द हो रहा था। मेरे हस्बैंड मेरा 20-15 लाइक 20-30 मिनट्स ही वॉज जस्ट मेरा पैर ही दबा रहे थे, बिकॉज मेरा बहुत ज्यादा पैर दर्द हो रहा था। तो आप लोग ये सब अवॉइड करना। और काफी अच्छा फोटोशूट था। आई विल, एज आई सेड, आई विल add some pictures over there. And at last, so about my final time, so हुआ क्या कि I thought in 9th month I will call my parents, लाइक मेरे पापा और मेरी नानी आ जाएगी, और जब डिलीवरी हो जाएगा तो मेरे इन लॉज आ जाएंगे, क्योंकि बिकॉज माई फादर इन लॉ वॉज वर्किंग इन गवर्नमेंट जॉब दैट टाइम, सो वो लोग बीच में ही नहीं आ सकते थे काम छोड़ करके। इसलिए फिर उनका हमने सोचा था कि डिलीवरी हो जाएगा तो उस टाइम पे हम बुलाएंगे। उससे पहले मैंने अपने पापा और मैंने नानी को बुला लिया था। तो मैंने उनको इसलिए बुलाया था कि अगर मेरे हस्बैंड का 5 डेज वर्किंग ऑफिस रहता है, तो अगर इन केस अगर कोई ज़रूरत पड़ती है मुझे, आप, क्योंकि यूड नेवर नो आपका कब 9th मंथ में कुछ हो सकता है, आपको नहीं पता। इसलिए मैंने उनको 8.5 मंथ में ही बुला लिया था। बट हुआ क्या कि मेरा जो प्रेगनेंसी लाइक डिलीवरी था ना, वो बहुत सडन हुआ। अब इसमें एक ये बात है कि मुझे एक्सप्लिसिटली याद है कि रक्षाबंधन था, मैंने अपने भाइयों को राखी भेज दिया था। मेरे कजिन भाई यहाँ रहते थे, तो वही मुझे मिलके गए थे। हमने राखी वाखी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की, और उस दिन मैंने इतने रसगुल्ले खाए थे, मुझे सडनली मुझे इतना अच्छा लगने लग गया था रसगुल्ला। पता नहीं, मैं इतना मीठा खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत मीठे खाए थे उस टाइम, और मैंने डब्बे में ही रखे थे। तो ये रक्षाबंधन के जस्ट नेक्स्ट डे हम लोग बैठे हुए थे, और मैंने जस्ट अपने पापा को बोला कि मुझे थोड़ा सा मिल्क में प्रोटीन पाउडर डाल के चाहिए। तो मेरे पापा जस्ट उठे वो देने के लिए, और मुझे ऐसा अचानक से लगा कि मुझे कुछ अलग हो रहा है। तो मैंने चेक किया तो मुझे बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। एंड आई डेंट हैव एनी पेन, मुझे कोई पेट में दर्द नहीं था, ना कुछ हो रहा था। एंड इट वॉज जस्ट ऑन 36th week and 3 days of my pregnancy. So what is considered as a full term pregnancy is 37 weeks. तो अगर आपका 37 weeks कंप्लीट होता है तो वो आपने फुल टर्म कंप्लीट हो गया आपका। अगर उससे पहले होता है तो उसको बोलते कि आपका प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रहा है। तो प्रॉब्लम यही हो गया कि मेरे अभी तक 37 वीक्स कंप्लीट नहीं हुआ था। 37 वीक्स मीन्स कितना कि आपका 9th मंथ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, यू आर जस्ट लाइक आपका 8.5 मंथ्स कंप्लीट हुआ है। तो इसीलिए 8.5 एंड लाइक यू कैन जस्ट कैलकुलेट लाइक हाउ मेनी मंथ्स आर दैट। बट आपका 9th मंथ स्टार्ट नहीं हुआ, आप 8 मंथ में ही हो, और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा मेरे साथ हुआ। तो मैंने अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, मैंने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किया, और मुझे ये याद है बहुत लाइक मैं अब उसको एकदम पिक्चराइज कर पा रही हूँ, मैं बता भी रही हूँ उस टाइम पे, इसीलिए बिकॉज वो डे ही अलग था। मेरा ऑफिस चल रहा था, मैं ऑफिस का काम भी कर रही थी मैं ऑफिस का काम भी कर रही थी। मैंने अपने मैं सब कर रही थी उस दिन। मैंने रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों को राखी बांधी, मैंने बहुत कुछ काम भी किया था उस दिन, कुछ लाना देना, एकदम नॉर्मल थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मैं आराम से चल रही थी, आराम से काम कर रही थी। बट वही ऑल ऑफ अ सडन जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो फिर हमने सोचा कि डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और मैंने बस एक बैग लिया था, और मेरे बैग में एक मैंने स्टूल रखा था, जस्ट दैट स्टूल था, मेरा फाइल था और मेरा वाटर बॉटल।
बस यही 3 चीज लेकर के मैं गई थी। मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी और मैं रिटर्न आ जाऊंगी। यही मैं सोच के गई थी और मुझे लगा कि डॉक्टर बताएंगे कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे है, कोई बात नहीं तुम चले जाओ। मैं यही सोच के निकली थी। और मेरे हस्बैंड आए और मैं पापा को बोल रही थी कि मेरे पापा मुझसे पूछ रहे थे कि मैं भी चलूं क्या साथ में। तो मैंने बोला कि आप मत आइए, आप मेरी नानी भी आई थी उस टाइम पे, मेरे पापा और मेरी नानी आई थी। तो मैंने बोला कि नानी घर पे अकेली रहेगी तो आप रह जाइए, मैं और मेरे हस्बैंड जा करके वापस आ जाएंगे। तो फिर पता नहीं मेरे ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में क्या आया, गाड़ी टर्न होकर के थोड़ी आगे भी गई। तो मैंने बोला कि हस्बैंड को कि पापा को भी ले क्या। तो इन्होंने बोला कि अच्छा हाँ ले लो, तुमको लग रहा है तो मैंने गाड़ी रुकवाई। मैंने पापा को बोला कि पापा आप भी आ जाइए और हम तीनों गए। फिर वहां पे उन्होंने मेरा स्कैन ये टेस्ट किया, बेबी का हार्ट बीट वगैरह चेक करने के लिए वो लोग सारी मशीन्स वगैरह लगाते हैं, तो वो किया। NST आई गेस उसको बोलते। फिर उन्होंने देखा कि इसको तो ब्लीडिंग वगैरह नहीं है, मतलब ब्लीडिंग है बट इसको कोई पेन वगैरह नहीं है, कोई ओपनिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर डॉक्टर ने मेरी डॉक्टर को मैंने जैसे इन्फॉर्म किया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाओ। तो मैं हॉस्पिटल पहुंची और वो थोड़ी देर में वो भी हॉस्पिटल पहुंची, वो भी वहां से निकल चुकी थी। उन्होंने बीच में ही मेरे हस्बैंड से कॉल पे बात कर ली कि प्रॉब्लम ये हो गया कि उन्होंने कहा कि तो इनका इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो हस्बैंड ने वही पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई। तो उन्होंने बोला कि ऐसे केसेस में क्या होता है, प्लासेंटा डिसरप्चर का केस हो जाता है। जैसे आपका जो अंदर यूट्रस का जो वॉल होता है जिससे बेबी अटैच होता है, तो वो आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से होता है जो कि प्लासेंटा में होता है। तो वो प्लासेंटा ही अगर आपका डिटैच हो गया तो आपके बेबी का फूड सप्लाई सब कुछ बंद हो जाएगा, और इवन जो मदर होती है उसको भी रिस्क होता है लाइफ का। तो अगर हमने जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो दोनों का लाइफ रिस्क में होता है। तो अब ये सुन के तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ हाँ जल्दी कर दो जो है जल्दी कर दो। उन्होंने तो मेरे को पूछा भी नहीं और मेरे को बस बताया कि नहीं नहीं ऐसे जल्दी करना है। अब मुझे तो कोई आइडिया नहीं था और आई वॉज वेरी ओके विथ सी सेक्शन हो नॉर्मल हो। मुझे कोई ऐसा ये नहीं था कि नॉर्मली करना है, नॉर्मल ऐसा मेरा कुछ भी नहीं था। मेरा था कि भाई मैं और बेबी अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे, बस इतना ही मेरा ये था। और हमें अपने डॉक्टर पे बहुत ट्रस्ट था, तो उन्होंने जो बोला हमने बस वही किया। और मेरे को याद है बिकॉज उन्होंने वो लोग मुझे जब ले जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम व्हील चेयर पे बैठ जाओ, हम तुमको ले जाएंगे इस पे। मैंने उनको बोला भी नर्स को कि मैं चल सकती हूँ, मैं ऐसे भी चल लूंगी। तो वो बोले नहीं नहीं तुम बैठो। फिर उन्होंने मुझे वही हॉस्पिटल के गाउन वगैरह वो सब पहनाए। और 6 मैं हॉस्पिटल के लिए निकली थी 4:30 को यहाँ घर से मेरे, और 6:01 पे मेरा बेबी भी हो गया। तो इतना जल्दी और इतना फास्ट प्रोसेस हुआ मेरा कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं कब मदर बन गई और ऑफ अ सडन मतलब इतना सब कुछ एक साथ हो गया। और सब कुछ अच्छा रहा, मतलब इवन जो लाइफ थ्रेटनिंग जो सिचुएशन था तो भी उसमें भी मुझे इतना ज्यादा कुछ डर नहीं लग रहा था बिकॉज मुझे उसके बारे में उतना पता ही नहीं था। बट फॉर दोज लाइक अगर ऐसा केस होता है तो डू बिलीव योर डॉक्टर वॉट एवर दे आर सेइंग, वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं सब। इसीलिए आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उनके एक्सपीरियंस पे आपको भरोसा करना चाहिए। एंड हाँ ऐसे ही मेरा फिर डिलीवरी हो गया एंड उसके बाद मेरे इन लॉज भी आ गए। तो इट वॉज लॉट ऑफ लाइक बहुत ज्यादा खुशी का माहौल हो गया मुझे याद है कि ऑपरेशन थिएटर में और सी सेक्शन आपका कैसे होता है ना कि आप है ना होश में रहते हो, आपके
आपके बॉडी में वो आपको सेंसेशन नहीं होता, बट आप होश में रहते हो, आपको सब सुनाई देता रहता है, दिखाई देता रहता है। वो बीच में से कुछ पर्दा डालते हैं, आपका ऑपरेशन होता है लेकिन आप बीच में पर्दा डालते हैं। अब मैं सुन रही हूँ कि कोई बच्चा रो रहा है, मैं सोच रही हूँ यार किसका बच्चा रो रहा है इधर ऑपरेशन थिएटर में। फिर मुझे पता चला कि अरे ये मेरा ही बच्चा रो रहा है। तो ऐसा कुछ था मेरा एक्सपीरियंस डिलीवरी का, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी कैसे रहा। तो जो भी लोग अकेले रह रहे हैं, जिनको लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट मी यू कैन डू इट। ऐसा कोई बहुत ज्यादा, आई नो कि बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट। लाइक अगर आपकी खुद की 2 प्रेगनेंसी है, देन उसमें भी जमीन आसमान का फर्क होता है। सो वी कांट जज एनीवन। जस्ट कि अगर आप के फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है, जस्ट बी सपोर्टिव ऑफ देम, बिकॉज वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन से जा रहे हैं। उनका इमोशनल हार्मोनल लेवल बहुत अलग होता है, हर दूसरे सेकंड में उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो फिर आपको बस उनके लिए सपोर्टिव रहना है। और जो खुद इस फेज से जा रहे हैं, तो बी स्ट्रांग, इट्स इवेंचुअली गोइंग टू बी गुड। आगे फिर पोस्टपार्टम और ये सब, ये सारी थोड़ी बातें डिफरेंट होती हैं, बट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आप मत लो, मतलब आप छोड़ दो। अब जो जितना होता है उतना करो, और जितना नहीं होता ना छोड़ दो। मैं तो यही कहूंगी, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और ऐसे भी स्ट्रेस लेके कुछ होता है क्या? मतलब जो चीज होने वाली है वो तो होगी ही ना, तो टेंशन लेके क्या फायदा। हाँ, तो बस वही मेरा कहना है। और मैं कुछ फोटोज और ऐड कर दूंगी एंड में। पोस्टपार्टम का मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, मेरा डिलीवरी रेनबो हॉस्पिटल से हुआ है। तो अगर बैंगलोर में कोई रहता है, उसको पता करना है कैसा है, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो आपको पता चलेगा कि कितना कैसे कैसे वहां पे होता है। इट्स अ गुड हॉस्पिटल। आई विल जस्ट गिव यू द इन डिटेल अबाउट हाउ द प्रोसेस इज ओवर देयर। सो या, that was it. I hope this video is helpful for all the people जो इस फेज से जा रहे हैं, या जिनकी वाइफ इस फेज से जा रही है, या जिनके फैमिली में कोई ये फेज से जा रहा है। तो yeah, do like, share and subscribe to my channel, and we'll meet you in the next vlog. तब तक के लिए bye.